आज हम छत्तीसगढ़ के नदी तंत्र की नसों में उतर रहे हैं। और खास तौर पर गोदावरी अपवाह तंत्र पर। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, सही बात है। बल्कि ये समझना है कि पानी की ये धाराएं कैसे दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भूगोल, लोगों के जीवन और उनकी पहचान को आकार देती हैं। अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि राज्य की सारी नदियां और नाले अंत में कुछ बड़ी नदियों में जाके मिल जाते हैं। ओके। इन्हीं मुख्य नदियों के आधार पर पूरे क्षेत्र को 5 तंत्रों में बांटा गया है। और आकार में बहुत फर्क होगा, है ना? बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा महानदी अपवाह तंत्र, जो राज्य के आधे से भी ज्यादा, लगभग 56% हिस्से पर फैला है। 56%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा आज का विषय, गोदावरी अपवाह तंत्र। सही कहा। ये भी कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। राज्य के लगभग आप मानिए 1/4 से ज्यादा हिस्सा, करीब 29% को अपने में समेटे हुए है। ठीक है। इसके बाद सोन नदी तंत्र आता है, लगभग 14% हिस्से के साथ। और फिर 2 बहुत छोटे तंत्र हैं। हाँ, ब्राह्मणी नदी तंत्र जो सिर्फ 1% है, और नर्मदा जो तो आधे प्रतिशत से भी कम है। तो मुख्य मुकाबला असल में महानदी और गोदावरी के बीच ही है। बिल्कुल। यहीं पर एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। गोदावरी नदी, जिसके नाम पर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा तंत्र है, वो खुद छत्तीसगढ़ में बहती ही नहीं। हाँ, वो सिर्फ सीमा को छूकर निकल जाती है। तो फिर इतना बड़ा सिस्टम उसके नाम पर क्यों है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही अपवाह तंत्र के कॉन्सेप्ट को समझाता है। अच्छा। देखिए, तंत्र का नाम उस अंतिम नदी पर होता है जहां सारा पानी जाकर जमा होता है, भले ही वो नदी उस राज्य में बहती हो या नहीं। बिल्कुल। दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी पूरे बस्तर संभाग की लगभग सभी नदियां अपना पानी लेकर दक्षिण की ओर बहती हैं और अंततः गोदावरी में ही मिल जाती हैं। अच्छा, तो इससे हमें एक और बड़ी बात पता चलती है। अगर सारा पानी दक्षिण की तरफ बह रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरे बस्तर के पठार का ढलान यानी जमीन का झुकाव दक्षिण की ओर है। एकदम सही। नदियों का रास्ता हमें जमीन का भूगोल बता रहा है। बिल्कुल। नदियां सिर्फ पानी नहीं है, वे भूगोल का जीता जागता नक्शा है। ठीक है, तो इस विशाल गोदावरी परिवार के भीतर छत्तीसगढ़ की अपनी 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? मतलब जिन पर ये पूरा तंत्र टिका हुआ है। हाँ। इस तंत्र के 2 मुख्य स्तंभ हैं, इंद्रावती और शबरी। इंद्रावती और शबरी। अगर गोदावरी इस परिवार की मुखिया है, तो ये दोनों उसके 2 सबसे अहम सदस्य हैं जो छत्तीसगढ़ के भीतर सारा काम संभालते हैं। तो इंद्रावती से शुरू करते हैं। यह बस्तर की जीवन रेखा कहा गया है। ये नाम ही बताता है कि ये कितनी जरूरी होगी। बिल्कुल। और इसकी कहानी में पहला ही मोड़ बड़ा चौंकाने वाला है। वो क्या? बस्तर की ये जीवन रेखा बस्तर या छत्तीसगढ़ से निकलती ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? तो कहाँ से? इसका उद्गम पड़ोसी राज्य ओडिशा के कालाहांडी जिले में मुंगेर पर्वत से होता है। कमाल है, यानी बस्तर की प्यास बुझाने वाला पानी ओडिशा से आता है। हाँ, ये तो नदियों के जरिए राज्यों के आपसी जुड़ाव का एक शानदार उदाहरण है। तो ये छत्तीसगढ़ में कितना लंबा सफर तय करती है? इसकी कुल लंबाई करीब 308 किलोमीटर है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा 264 किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ में बहती है। अच्छा, तो ज्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ में ही है। हाँ बिल्कुल। और ये बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे, ये तो पूरा बस्तर संभाग कवर हो गया। हाँ, इन जिलों से गुजरती हुई आगे बढ़ती है। और इसका महामिलन गोदावरी से कहाँ होता है? मुझे लगता है वो जगह भी अपने आप में खास होगी। बिल्कुल। ये बीजापुर के भद्रकाली नाम की जगह पर गोदावरी से मिलती है। भद्रकाली। और खास बात यह है कि ये सिर्फ 2 नदियों का संगम नहीं है। तो फिर ये एक तरह से 3 राज्यों, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना का संगम बिंदु भी है। वाह, यानी पानी की एक धारा 3 अलग-अलग संस्कृतियों को एक बिंदु पर जोड़ती है। हाँ, ये तो सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो गया। यही तो नदियों की खूबसूरती है, वे सीमाएं बनाने से ज्यादा उन्हें जोड़ने का काम करती हैं। अब इंद्रावती की सहायक नदियों पर आते हैं, जहां अक्सर बहुत सारे नाम होते हैं और याद रखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इन्हें याद रखने के लिए कुछ मजेदार कोड या ट्रिक्स भी बताई गई थी। हाँ, और सबसे अच्छा तरीका है इन्हें दिशाओं में बांट लेना। वो नदियां जो उत्तर से आकर मिलती हैं और वो जो दक्षिण से आती हैं। ठीक है। उत्तर वाली नदियों के लिए एक स्रोत में कोड दिया था। इंद्रावती के उत्तर को नारंगी ने गुड़ बोला। को नारंगी ने गुड़ बोला? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इसमें को से है,
कोटरी नदी। कोटरी। यह इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है, करीब 135 किलोमीटर, और इसका पुराना नाम पर्ल कोट था। पर्ल कोट, जो बताता है कि इस इलाके का इतिहास कितना पुराना है। बिल्कुल। फिर नारंगी से है नारंगी नदी, और यह सिर्फ एक नाम नहीं है, इसी नदी ने कोंडागांव शहर को जन्म दिया। अच्छा, नदियों के किनारे ही तो सभ्यताएं बसती हैं। कोंडागांव इसका एक जीता जागता उदाहरण है, और गुडबोला से उससे गुडरा, बोडिंग और निब्रा नदियां बनती हैं। तो ये तो हुई वो नदियां जो उत्तर से आकर इंद्रावती में मिलती हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हाँ, यानी वो धाराएं जो दक्षिण से अपना पानी लेकर आती हैं। उनकी क्या कहानी है? दक्षिण से आने वाली नदियों की कहानी और भी दिलचस्प है। इनके लिए कोड है, इंद्रावती के दक्षिण से चिंता डस में आई। चिंता डस में आई? इसमें चिंतावागु और तालपेरू नदियां हैं, लेकिन असली सितारे हैं डस में छिपी दो नदियां, डंकिनी और शंखनी। हाँ, डंकिनी और शंखनी। इनके बारे में एक स्रोत में जो जानकारी मिली वो तो दिमाग में बैठ गई। उनके पानी के रंग का जिक्र है, और वो कोई मामूली रंग नहीं है। शंखनी नदी का पानी रक्ताब है। रक्ताब यानी खून जैसा लाल? बिल्कुल। इसका कारण है बैलाडेला की पहाड़ियां, जहां से ये निकलती है। बैलाडीला, जो अपने लौह अयस्क के लिए मशहूर है। हाँ, ये पहाड़ियां दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर से भरी पड़ी हैं। जब नदी का पानी इन चट्टानों से गुजरता है तो लोहे के कण उसमें घुल जाते हैं और उसे ये अनोखा लाल रंग देते हैं। यानी प्रकृति खुद ही उस नदी को रंग रही है। लेकिन ये विडंबना है कि जो चीज उसे इतना अनोखा बनाती है, वही उसे सबसे प्रदूषित भी बना रही है। सही कहा। लोहे की यही अधिकता शंखिनी को राज्य की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बनाती है। बिल्कुल। और इसी संगम की एक और पहचान है। क्या? दंतेवाड़ा का विश्व प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। जी हाँ, वो ठीक इन्हीं डंकिनी और शंखिनी नदियों के संगम पर बना है। एक तरफ प्रकृति का अनोखा रंग और दूसरी तरफ गहरी आस्था। दोनों का मिलन इस जगह को बहुत खास बना देता है। नदियों की बात चल रही हो और झरनों का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इंद्रावती नदी पर एक ऐसा जलप्रपात है जिसे भारत का न्यागरा कहते हैं। आप चित्रकूट जलप्रपात की बात कर रहे हैं? जी। अपने जबरदस्त चौड़ाई के कारण इसे ये उपाधि मिली है। खासकर मानसून के मौसम में जब नदी पूरे उफान पर होती है तो इसकी चौड़ाई कई 100 फीट तक पहुंच जाती है। और इसका आकार घोड़े की नाल जैसा हो जाता है ना? हाँ, ठीक अमेरिका के न्यागरा फॉल्स की तरह। ये बस्तर के पर्यटन का सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन यहाँ एक आम गलतफहमी है जिसे स्रोतों ने साफ किया है। कि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है? हाँ, चित्रकूट सबसे चौड़ा जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। ये बिल्कुल सही जानकारी है। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़। तीरथगढ़। और यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। तीरथगढ़ सीधे इंद्रावती पर नहीं है। अच्छा, तो फिर किस पर है? ये मुनगा बहार नाम की एक छोटी नदी पर है। ये मुनगा बहार नदी जाकर कांगेर नदी में मिलती है, और कांगेर नदी आगे जाकर शबरी नदी में मिल जाती है। एकदम सही। वाह, ये तो नदियों का एक पूरा परिवार का पेड़ बन गया। इससे समझ आता है कि ये नदियां अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक झरने की कहानी समझने के लिए आपको 3 नदियों के रिश्ते को समझना पड़ता है। यही तो अपवाह तंत्र की पहेली है। हर धारा दूसरी से जुड़ी है। चलिए अब इस तंत्र के दूसरे स्तंभ पे आते हैं, शबरी नदी। इसका क्या इतिहास है? क्या ये भी बाहर से आती है? हाँ, ये भी अपनी बड़ी बहन इंद्रावती की तरह ही उड़ीसा से आती है। अच्छा। ये कोरापुट क्षेत्र की सिंकारन पहाड़ी से निकलती है, और इसका भी एक प्राचीन नाम है कोलाब नदी। कोलाब नदी जी। ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा के साथ साथ एक लंबा सफर तय करती है और फिर आंध्र प्रदेश में कुनावरम के पास गोदावरी में विलीन हो जाती है। स्रोतों के मुताबिक शबरी नदी के पास एक ऐसी खूबी है जो छत्तीसगढ़ की किसी और नदी के पास नहीं है। हाँ, और वो इसे बहुत खास बनाती है। क्या है वो? वो है जल परिवहन यानी नेविगेशन। हाँ, ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जिसमें नाव या छोटे जहाज चल सकते हैं। और ये कोई शौकिया बोटिंग नहीं है, बल्कि एक बाकायदा ट्रांसपोर्ट का जरिया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर बस्तर जैसे इलाके के लिए। बिल्कुल। ये सुविधा कहाँ से कहाँ तक है? ये सुविधा सुकमा जिले के कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक लगभग 36 किलोमीटर की दूरी के लिए उपलब्ध है। 36 किलोमीटर का जलमार्ग? हाँ,
इसे स्टेट वाटरवे हाईवे 1 का दर्जा भी दिया गया है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सड़कें बनाना मुश्किल हो, वहां एक नदी हाईवे का काम कर रही है। ये स्थानीय व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए एक जीवन रेखा है। सही कहा, जो छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज कोने को आंध्र प्रदेश के बड़े बाजार से जोड़ती है। और इसकी अपनी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी 2 मुख्य सहायक नदियां हैं, कांगेर और मालेगर। कांगेर नदी का नाम तो सबने सुना होगा। हाँ, क्योंकि इसी के नाम पर प्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। कैंगर वैली नेशनल पार्क। जी, ये पार्क अपने अद्भुत गुफाओं और जैव विविधता के लिए जाना जाता है, और ये नदी उस पूरे इकोसिस्टम का दिल है। इंद्रावती और शबरी के अलावा क्या गोदावरी तंत्र में कोई और भी नदी है जिसका जिक्र करना जरूरी है? एक स्रोत में एक नदी का जिक्र था जो 2 राज्यों के बीच सरहद बनाती है। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। वो बाघ नदी है। ये सीधे गोदावरी में नहीं मिलती, लेकिन है उसी परिवार का हिस्सा। अच्छा, तो इसका उद्गम कहाँ से है? ये राजनंदगांव की कुलझारी पहाड़ियों से निकलती है और फिर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती हुई बहती है। तो ये एक प्राकृतिक सीमा रेखा है। बिल्कुल। नदियां अक्सर देशों और राज्यों के बीच ऐसी सीमाएं बना देती हैं, और ये बाघ नदी आगे जाकर वैनगंगा नदी में मिल जाती है, और फिर वैनगंगा नदी गोदावरी में। ये दिखाता है कि ये तंत्र कितना विशाल और कई परतों वाला है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने विशाल गोदावरी से लेकर लोहे के कारण लाल रंग की शंखनी तक पूरे नदी नेटवर्क को समझा। और ये सिर्फ नक्शे पर बनी नीली लकीरें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लकीरें नहीं, बल्कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ की धमनियां हैं। यही तंत्र तय करता है कि जमीन का ढलान किधर होगा, भारत का नियाग्रा जैसा शानदार जलप्रपात कहाँ बनेगा, कोंडागांव जैसा शहर किस नदी के किनारे बसेगा, और दंतेश्वरी मंदिर जैसा आस्था का केंद्र किन 2 धाराओं के संगम पर स्थापित होगा। इस अपवाह तंत्र को समझना सिर्फ भूगोल समझना नहीं है। नहीं, बल्कि उस पूरे क्षेत्र की आत्मा को समझना है। हमारे स्रोतों में एक आखिरी जिक्र केशकाल घाटी का है, जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। हाँ, जल विभाजक। बिल्कुल। ये घाटी महानदी तंत्र यानी उत्तर की ओर बहने वाली नदियां और गोदावरी तंत्र यानी दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों के बीच एक प्राकृतिक वाटर डिवाइड का काम करती है। ये सोचकर ये अजीब लगता है कि इस घाटी के ऊपर गिरने वाली बारिश की एक बूंद का भविष्य पहले से तय है। हाँ, मतलब एक बूंद अगर घाटी के उत्तरी ढलान पर गिरी तो उसका सफर महानदी के साथ बंगाल की खाड़ी तक होगा, और अगर बस कुछ इंच दूर दक्षिणी ढलान पर गिरी तो उसका रास्ता इंद्रावती और गोदावरी से होकर बिल्कुल अलग होगा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में और हमारे आसपास ऐसी कितनी अदृश्य विभाजक रेखाएं हैं जो चीजों के प्रवाह और उनकी मंजिल को हमेशा के लिए पूरी तरह से अलग अलग दिशाओं में मोड़ देती हैं।